Hello friends, welcome to new video. So ways of coming to Canada. तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि there are numerous ways of coming to Canada, but not all immigration programs are accessible to all. तो जब भी आपके माइंड में कनाडा आने का ख्याल भी आए तो आपने क्या करना है? करना ये है कि सबसे पहले कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने प्रोग्राम को सर्च करना है कि आप कौन से प्रोग्राम में फॉल करती हो। ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। उसके बाद 2-3 एजेंट्स को जाके कंसल्ट करो, लेकिन किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, कंसल्ट ज़रूर करो। अगर आप हायर करते भी हो, आपकी कोई एजेंट फाइल किसी एजेंट के थ्रू फाइल लगवाते भी हो, अपनी प्रोग्रेस का फॉलो अप खुद रखो, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। उसके बाद यूट्यूब की वीडियोस देखो। तो आपको खुद को ये पता होना चाहिए आप किस प्रोग्राम में फॉल करती हो। ऐसा ना हो जैसे आप रिसेंटली आपको इंसिडेंट सुना ही होगा आपने कि जैसे 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया है। नॉट स्टूडेंट्स, उनकी जब पीआर की टर्न आई तब उनको पता चला कि हमारे ऑफर लेटर जो है वो फेक है। सो किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, क्योंकि इसमें सिर्फ नुकसान किसका हुआ? जो कनाडा आए हैं, किसी और का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, पेरेंट्स का पैसे का नुकसान हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन लाइफ किसकी डिस्ट्रॉय हुई? ना वो इधर के हुए बच्चे, ना इधर के बच्चे हुए। सो अपने प्रोग्राम को आपको खुद को ज़रूर पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ब्लाइंड ट्रस्ट कभी भी किसी पे मत करना। तो इस वीडियो में मैंने कुछ प्रोग्राम्स हैं वो आउटलाइन किए हैं जिससे आप कनाडा आ सकते हो। तो अगर वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। अगर तो अच्छी लगे, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा के स्किल वर्कर प्रोग्राम्स की, जिसके अंडर आते हैं एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सप्रेस एंट्री की। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में ये होता है कि आपको सीआईसी की वेबसाइट पे जाके अपना एक प्रोफाइल बनाना होता है। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड जब आप करते हो तो आपका एक स्कोर जनरेट हो जाता है, CRS स्कोर बोलते हैं उसे। तो हर महीने कनाडा की गवर्नमेंट 2 या 3 ड्रॉ निकालती है। अगर तो आपका स्कोर उस कट ऑफ में लाई कर जाता है तो आपको ITA इशू हो जाती है, यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई फॉर द PR इशू हो जाती है। इससे आप इजीली कनाडा में PR के थ्रू आ सकते हो। सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन कंडीशंस फुलफिल करनी कभी बार बहुत मुश्किल हो जाती हैं। 3 मेन कंडीशन इसमें ये होती हैं कि आपके पास कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए, स्किल्ड वर्कर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और फ्रेंच पे आपके स्कोर्स अच्छे होने चाहिए। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको मेट करनी होती हैं। उसके बाद हर एक चीज़ में इसके पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपकी एज के पॉइंट्स होते हैं, अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो उसके पॉइंट्स होते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इसमें मैटर करती हैं। सो सुनने में ईजी लगता है एक्सप्रेस एंट्री में, लेकिन कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, टफ हो, कंपटीशन बहुत हो जाता है इसमें। तो ये था एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। उसके बाद हम बात करते हैं पीएनपी प्रोग्राम की। तो जैसे एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है वो कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। तो जो पीएनपी प्रोग्राम है वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स में आ जाता है। तो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स में ये होता है कि जैसे हर प्रोविंस का अलग अलग से कोई प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे ओंटारियो प्रोविंस का अलग से होता है, BC का अलग से है। अभी जैसे इन डिमांड AIPP अटलांटिक इमिग्रेशन प्राइवेट प्रोग्राम बहुत इन डिमांड चल रहा है। इससे इजी हो जाता है आपकी PR लेना। PNP आपको 2 तरह से हेल्प करती है। एक तो आपको डायरेक्ट उस प्रोविंस की PR मिल जाती है, और दूसरा ये होता है कि अगर आपके पास PNP नॉमिनेशन है तो एक्सप्रेस एंट्री में आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। इन 2 वे से आपको PNP हेल्प करती है। तो जी ये प्रोग्राम्स से जो आते हैं स्किल वर्कर की कैटेगरीज में। जो लोग इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करते वो क्या करें, वो कनाडा कैसे आए? उनके लिए भी कई प्रोग्राम्स हैं, लेकिन आपको सर्च करनी पड़ेगी। इससे क्या होएगा कि आप डायरेक्टली कनाडा की PR तो नहीं ले सकते, आप कनाडा आ सकते हो एंड इवेंचुअली विद टाइम आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं एक बात यहाँ पे ये बोलूँ कि ये प्रोग्राम्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ये ओवरव्यू है हर प्रोग्राम का जिसके थ्रू आप कनाडा आ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डिटेल में हम वीडियोस बनाएं इस प्रोग्राम्स में तो वो हम बाद में बनाएंगे। ये एक ओवरव्यू है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की, जो कि है विजिटर वीज़ा। ये एक वन ऑफ द इजीएस्ट वे माना जाता है कनाडा आने का।
तो जब भी आप विजिटर वीज़ा पे आते हो, एक तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को मिल लेते हो, दूसरा आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हो, कोई ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हो जो कि आपको जॉब ऑफर कर दे, ताकि आप जब बैक होम जाओ तो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो। ये बात फैक्ट है कि जब भी आप विजिटर वीज़ा पे होते हो तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई जॉब ऑफर करता भी है तो आपको विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट करवाना पड़ता है वर्क वीज़ा पे, तभी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ये एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आप अपना लक देख सकते हो कि आपका काम होता है कि नहीं होता है। अगर तो आपका कोई नोन है यहाँ पे, उसकी कैपेसिटी है यहाँ पे कि वो आपको काम दे, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा वे है कनाडा आने का। सो डू ट्राई दिस, अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और आपने कनाडा आने का सोच ही लिया है। तो ये तो था विजिटर वीज़ा की। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की, जो कि है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि अगर आप यंग हो, अगर आपके पास फंड्स है, आपने सोच ही ली है कि आपने कनाडा आना ही आना है, यंग की बात भी नहीं है, आप जिस मर्जी एज में हो आप कनाडा आना चाहते हो, तो आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आ सकते हो। यहाँ पे आके एक बार ही आपने स्टडी कर ली तो उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसके बाद आप इवेंचुअली पीआर के लिए अप्लाई कर देते हो। तो स्टूडेंट्स को प्रेफर भी बहुत करती है, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है वो अपने साथ कितने सारे फंड्स लेके आता है, तो गवर्नमेंट का तो ये फ़ायदा ही है, वो इसलिए प्रेफर करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और आपका भी फ़ायदा इसमें ये हो जाता है कि अगर आपने स्टडी यहाँ पे की हुई है तो एम्प्लॉयर्स मोस्टली प्रेफर उन्हीं को करते हैं ज़्यादा, जिनकी स्टडी यहाँ पे हो। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, यहाँ पे वर्क परमिट मिल जाता है, तो आप उसके बाद इवेंचुअली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो लेकिन इसमें एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपना प्रोग्राम है वो बहुत ही सोच समझ के चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आपको फील्ड की जॉब नहीं मिलती, अगर वर्क परमिट मिल भी जाता है, तो आप पीआर के प्रोग्राम पे वो स्कोर्स मैटर नहीं करते हैं, तो इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब भी आप अपना कोई कोर्स चूज़ करो तो वो बहुत ध्यान से सोच समझ के करो, ताकि जब आप अपनी स्टडी फिनिश कर लो, वर्क परमिट में आ जाओ, तो आपको बाद में पीआर लेने में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की, जो कि है वर्क वीज़ा। आप विजिटर वीज़ा पे आते हो, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो, आप जिस मर्जी वीज़ा पे आते हो, एट द एंड आपको वर्क वीज़ा लेना होता है। वर्क वीज़ा के बाद ही आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस हो जाता है, बोथ फॉर द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को ये इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको गवर्नमेंट को ये शो करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो इंटरनेशनल बंदे को क्यों हायर करना चाहता है, वो अपनी विद इन अ कंट्री क्यों नहीं हायर कर सकता। ये एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, और एम्प्लॉय के लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर तो आपका इसमें जो नोन सर्कल होता है वो बहुत काम आता है, जैसे कि आजकल ट्रक इंडस्ट्री है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसमें ये बहुत ही इजीली बाहर से इंटरनेशनल बंदे को बुला सकते हैं, क्योंकि विद इन अ कंट्री काफ़ी शॉर्टेज चल रही होती है। सो वर्क वीज़ा पे इन फील्ड से रिलेटेड बहुत जल्दी काम बन जाता है। अगर आप स्किल वर्कर की बात करें तो मुझे लगता है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है। अगर आप लेबर मार्केट की बात करें तो ये कंपैरेटिवली इजी होता है वर्क वीज़ा लेना। तो ये बात तो थी वर्क वीज़ा की। अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो 2-3 साल के बाद आप इवेंचुअली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के पॉइंट्स होते हैं वो एक्सप्रेस एंट्री में काउंट होते हैं। तो ये बात हो गई विजिटर वीज़ा की, स्टूडेंट वीज़ा की और वर्क वीज़ा की। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं, वो है स्पाउसल वीज़ा। अगर हम स्पाउसल वीज़ा की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड आपको देखने को मिलते हैं। तो होते भी बहुत है, नो डाउट है। तो लेकिन अगर आपने सोच ही लिया है कनाडा आने का, तो लोग ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जहाँ तो आपका स्पाउस कनाडा में पीआर है, जहाँ यहाँ का सिटीजन है, तो वो इंटर्न अपने स्पाउस को बुला सकता है कनाडा में। तो इसके लिए मैंने देखा है कि बहुत जाने ये भी करते हैं कि एक स्पाउस पहले स्टडी वीज़ा पे आता है, स्टडी फिनिश करता है, वर्क वीज़ा पे आता है, वर्क वीज़ा के बाद पीआर आता है, तो तब अपने स्पाउस को बुलाता है। अगर तो आप इतनी देर अपने स्पाउस से अलग रह सकते हो तो ये आप ट्राई कर सकते हो। इसमें फंड्स भी बहुत लगते हैं,
और टाइम तो नेचुरली बात है लगता ही लगता है। तो हाँ भी अगर आपने सोच ही लिया तो आप इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना। तो इसमें एक और ऑप्शन भी होती है कि अगर आपने कोई रिश्ता ढूंढना है तो shaadi.com में जाओ और NRIs की लिस्ट में जाओ, उसमें जाके अपना कोई NRI दूल्हा ढूंढो। तो ये भी एक बात है। इन सारे प्रोग्राम्स में मैंने ये देखा है कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको बहुत सोच समझ के कोई भी प्रोग्राम होता है वो चूज़ करना चाहिए। आपको सारी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आपको एक रेगुलेटेड कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए अगर आपको खुद को कुछ नहीं समझ आ रही। ऑनलाइन आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाओगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी प्रोग्राम हो, मुझे तो ये लगता है कि आपको बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। एक तो फंड्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी नेचुरली बहुत होते हैं। तो ये तो सारे थे प्रोग्राम्स जिनके थ्रू आप कनाडा आ सकते हो और इवेंचुअली PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यही प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप कनाडा आ सकते हो। इसके अलावा बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे बिजनेस के लिए, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए कनाडा आना चाहते हो उसके लिए अलग से प्रोग्राम्स हैं। अगर आप किसी आर्ट में हो, ठीक है, उसके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, तो लेकिन आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो आपको ये बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। तो होप है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मेरी मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।